गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? जल्दी जल्दी आ जाइए। सब आ गए होंगे तो मैं स्टार्ट करूं। ओके सर, सर सर मैंने बोला हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे थे लास्ट क्लास? लास्ट क्लास प्रोबेबिलिटी कंप्लीट किए थे। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और उस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के लिए जो बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए वो है रैंडम वेरिएबल, which was the last part of probability, but it is actually the start of theoretical distribution। तो क्या होता है, जनरली लोग रैंडम वेरिएबल बिना जाने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत तकलीफ होगा, इसीलिए मैं पहले ये पढ़ाता हूं फिर अपने आगे बढ़ेंगे। ओके सर। सर आराम से बताइए आप हमें, क्योंकि इस सम्स और इस पेज को देख के हमें कॉकरोच की याद आ रही है। राघव जुआल नहीं भैया, यहां पे ऐसे लग रहा है कॉकरोच चल रहा है। ठीक है, मैं आपको एकदम आसान तरीके से ये टॉपिक पढ़ाऊंगा और आपको एक एक प्रूफ लॉजिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके सर, तो कॉपी में सब लोग हेडिंग देंगे रैंडम वेरिएबल। पानी वानी पी के रेडी हो जाओ, 1 मिनट में आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, 1 सेकेंड रुकना। ओके, जितने ज्वाइन किए होंगे और लोग, टाइम दे दिया था मैं। आइए, रैंडम वेरिएबल जैसा मैंने बोला, नाम ही बड़ा रैंडम है। ठीक है, नाम में ही रैंडम है और वेरिएबल। हे भगवान भैया, इसी से तो जिंदगी भर डरते आ रहे हैं हम लोग मैथ्स में। ये एक्स का ही तो बात कर रहा है और वो भी एक रैंडम एक्स का बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या मतलब हुआ? ये रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ वो एक्स जो रैंडमली कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब पास्ट डेटा नहीं, फ्यूचर डेटा। क्या बात बोला मैंने? फ्यूचर डेटा।
रैंडम वर्ड लग गया मतलब कुछ भी हो सकता है। रैंडम मतलब अपने बोलते हैं ना रैंडम सिलेक्शन, रैंडमली किसी को भी उठा लेना। जैसे आज आप लोग क्लास में इतने लोग हो, मैं अचानक से किसी को भी पूछ सकता हूं अरे बताओ तो ये इसका मतलब, तो वो क्या हुआ, एक रैंडम सिलेक्शन, यानी इतने लोग में कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी वगैरह वगैरह, कि क्या चांस है कि भैया उसको सेलेक्ट करेंगे, कितने स्टूडेंट्स है, कौन आई कांटेक्ट कर रहा है, कौन आगे बैठा है, कौन पीछे बैठा है, सर को किसके बारे में पता है, कौन बदमाश है, कौन अच्छा है, सब फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये बात करते हैं अपने सबसे पहले फ्यूचर डेटा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। इससे पहले तक अपने जो भी बात करते थे वो बात करते थे पास्ट डेटा का, यानी अपने इससे पहले तक जो भी चैप्टर किए थे प्रोबेबिलिटी से पहले तक, कौन सा चैप्टर भैया, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, क्या निकालते थे बताओ तो उसमें भैया हम लोग मीन, मीडियन, मोड, और डिस्पर्जन में भैया रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब निकाले थे बिल्कुल। बट वो सब अपने निकाले थे पास्ट डेटा का, जिधर घटी हुई घटनाओं का अपने पोस्टमार्टम करते थे कि बताओ इतने लोग स्टूडेंट्स थे, उनका ये मार्क्स था, अब बताओ एवरेज मार्क्स क्या है, अब बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वगैरह वगैरह। यानी उस समय आपको डेटा ऑलरेडी पता है और यहां आप फ्यूचर डेटा के बारे में बात करते हैं। सर पास्ट डेटा के लिए आपको वेरिएबल पता होता था, जैसे मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स, और आपको उनका क्या पता होता था मालूम, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसका क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का, बताएंगे सब बच्चे, बताएंगे सब बच्चे, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक बार सोचेंगे माथा में और बताएंगे क्या होता है, याद है आपको? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता था भैया, अगर सिंपल भाषा में बोले तो कितने बार वो एक्स हो रहा है, कितने बार वो एक्स हो रहा है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर डेटा या दैट वेरिएबल इज ऑकरिंग, ये एक्स ही तो वेरिएबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बार वो डेटा ऑकर हो रहा है, वगैरह वगैरह। यानी एक मार्क्स सपोज 25 आया, उसमें कितने स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सारे बच्चे। एक तरीके से अपने इसको क्या बोलते थे मालूम, वेट, अपने उसको क्या बोलते थे, वेट्स। ध्यान है आपको ये बात? बिल्कुल सर, हम लोग इनको ही वेट्स बुलाते थे, बिल्कुल सर, बिल्कुल, अपने इनको वेट्स बुलाते थे। ध्यान आ रहा है आपको? यही वेट्स होता है कि ये कितने बार ऑकर हो रहे हैं, इसका वेट्स क्या है। सिंस पास्ट डेटा था तो अपने को वेट्स यानी फ्रीक्वेंसी पता होता था। और मेरे को कोई बताएगा, अपने इस टेबल को एक नाम दिए थे, याद आ रहा है आपको इस टेबल का नाम? इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाम था, बताइए क्या नाम था? ध्यान कीजिए, मैं बड़ा जोर देता था इस सब बात पे भी क्योंकि आपका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या नाम देते थे इसको? ये टेबल जो बनता था जहां एक्स और फ्रीक्वेंसीज दोनों आते थे, उसको क्या बुलाते थे? बताइए। वेरी गुड, दिस वाज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक, वेरी 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 वेरी। ये पास्ट डेटा का बात अपने करते आए, वेरी वेरी। आइए बात करते हैं फ्यूचर डेटा में ऐसा क्या हो जाता है। फ्यूचर डेटा में मुझे ये नहीं पता कि वो कितने बार ऑकर हुआ, बट ये पता होता है कि वो कितने बार ऑकर हो सकता है? वापस से सर, ये नहीं पता कितने बार हुआ, बट ये पता है कि उसका ऑकरेंस का चांस क्या है। अगर आपको कोई भी वेरिएबल का ऑकरेंस का चांस पता हो तो उसको ही रैंडम वेरिएबल बुलाते हैं, उसको ही रैंडम वेरिएबल बुलाते हैं। यानी रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल्स हो गए जिनका ऑकरेंस का चांस मुझे पता है कि ये होगा का क्या चांस है, ये होगा का क्या चांस है। बताओ तो वो चांस वर्ड को
अपने यहां किस नाम से जानते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे मैं यही स्टूडेंट्स का मार्क्स का अगर बात करूं कि मैंने देखा कि इन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया और ये स्टूडेंट्स इतने आज्ञाकारी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, घर पे मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से मैंने एक जज किया, दिस इज टोटली अ जजमेंट कि इनका मार्क्स मुझे लगता है कई स्टूडेंट्स का मार्क्स या तो 90 आएगा या तो चलो 70 to 80 आएगा या तो 80 to 90 आएगा या तो 90 to 100 आएगा। ये मैंने सोचा ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स मुझे लगता है ये 3 केस में बैठेगा और उसका मैं प्रोबेबिलिटी बता सकता हूं क्योंकि मैं तो बता ही नहीं सकता क्योंकि इतना मार्क्स अभी तक आया ही नहीं है। तो मैंने देखा प्रोबेबिलिटी वाइज, प्रोबेबिलिटी वाइज कि इतने मार्क्स आने का चांस मेरे कोई भी एक रैंडम स्टूडेंट का या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का चांस है कि इतना मार्क्स आ जाएगा 0.5, इतना मार्क्स आ जाएगा 0.4, इतना मार्क्स आ जाएगा 0.1। और टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं? 100%। यानी मैंने प्रोबेबिलिटी कितना लिया देखो 50%, 40% और 10% विच कम्स टू 100%। यानी मेरे यहां से जितने स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ रहे हो आपका मेहनत और आपके योगदान के मुकाबले आपके एफर्ट्स के कारण आपका मार्क्स ये मैंने सोचा। तो ये प्रोबेबिलिटी किसको रिप्लेस करके आया बताओ तो? किसको रिप्लेस करके आया बताओ तो? किसको रिप्लेस करके आया? या ये प्रोबेबिलिटी रिप्लेस करके आया पास्ट डेटा का फ्रीक्वेंसी वर्ड को, क्योंकि वहां अपने को पता होता था कि इतना आ गया है तो ये उसका डेटा है, पास्ट डेटा। बट फ्यूचर के लिए वी कैन ओनली एक्सपेक्ट, यानी वी कैन ओनली थिंक, वी कैन ओनली हैव दी प्रोबेबिलिटी इन आवर माइंड। बट कोई जरूरी थोड़ी है यो एग्जैक्टली इसीलिए तो इनसे जो भी इन्फ्रेंस निकलेगा वो सब एक एक्सपेक्टेशन है। हो ना हो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो सकता है। ये एक जजमेंट है, जो करेक्ट हो रॉन्ग हो कोई जरूरी नहीं, राइट हो कोई जरूरी नहीं। बोलो डन है? तो मेरे को एक बात बताइए, x का मतलब क्या हुआ भैया? x मतलब वेरिएबल, यानी रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल हो गए जिनकी मुझे ऑकरेंस की वैल्यू पता है, यानी चांस ऑफ ऑकरेंस इज नोन इन एडवांस। मेरे को ये तो पता है कि इसके होने का चांस है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप बताइएगा क्या ये रैंडम वेरिएबल है? मैं x में ले रहा हूं रोलिंग ऑफ अ डाइस और x मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं रोलिंग ऑफ अ डाइस और x इज गेटिंग द नंबर्स इन डाइस विच आर 1 2 3 4 5 और 6। क्या आप ये बता सकते हैं? अभी तक मैंने रोल नहीं किया, बट क्या आप ये बता सकते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? क्या आप ये बता सकते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? मैंने ऊपर x स्मॉल x लिखा है, हाँ ध्यान देना, मैं x जैसे लिख रहा हूं स्मॉल x से। बिल्कुल बता सकते हैं सर, और वो है 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये रोलिंग ओवर डाइस के जितने भी आउटकम्स होते हैं वो सब क्या है? एक रैंडम। ये 1 2 3 4 5 6 क्या है? एक रैंडम वेरिएबल। बाबू एक एक लॉजिक पकड़ेंगे अपने। तो व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम वेरिएबल सर? वो वेरिएबल जिनके ऑकरेंस का वैल्यू या क्या चांस है कि वो हो, दैट इज नोन इन एडवांस। लिख सकते हैं आप ये बात? रैंडम वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स whose chance of occurrence is known in advance। मतलब ये एक्सपेरिमेंट होने से पहले आपको पता था कि या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, और उनका चांस ये करेक्ट। रैंडम वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स whose
chance of occurrence is known in advance. Done? Done? सर x तो आपने बोल दिया रैंडम वेरिएबल का नोटेशन, सर प्रोबेबिलिटी का एक नोटेशन है क्या? बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी का नोटेशन है, ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं, ये 3 के नीचे जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है इसको अपने बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कि वो जो रैंडम वैल्यू है, इस बार बड़ा x दिया, विल टेक द वैल्यू 3, विल टेक द वैल्यू 3। बताइए ये 1/6 क्या है? ये क्या है? ये 1/6 है कि डाइस में 3 आने का चांस 1/6 है भैया। ऐसे तो 1/6 किसी का भी है, बट मैं ये पर्टिकुलर 1/6 का बात कर रहा हूं। तो बताइए क्या हो गया? इसको कैसे लिखेंगे भैया? प्रोबेबिलिटी कि बड़ा वाला x, नोटेशन है बड़ा वाला x इज इक्वल्स टू 3, x टेक्स द वैल्यू, दैट रैंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यू 3। इसका नोटेशन बताओ तो, इस वाले 1/6 का नोटेशन। चलो सब बच्चे नोटेशन ट्राई करेंगे। सब बच्चे नोटेशन ट्राई करेंगे। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी की बड़ा x इज इक्वल्स टू 6, प्रोबेबिलिटी की बड़ा x इज इक्वल्स टू 6। तो मेरे को बताओ ये जो 3 है, 6 है, 5 है, 4 है, ये सब है क्या? छोटा x। ये सब है क्या? छोटा x। तो नोटेशन होता है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू छोटा x, बड़ा x इज इक्वल्स टू छोटा x, जहां छोटा x क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ा सुंदर लिखिए। आप जो करते हैं ना, आप बोलते हो ना कि बुक कॉकरोच है, एक्चुअली आपका कॉपी कॉकरोच होता है, मालूम मालूम। बट सुनो, मेरे को समझाने में अगर कचरा करना पड़े तो मैं करूंगा। पहले आप ये समझिए नोटेशंस। P ब्रैकेट में बड़ा x इज इक्वल्स टू छोटा x, वेयर छोटा x कैन टेक द वैल्यू 1 2 3 4 5 6। डन? ओके ओके। या और भी कोई साइन है? बिल्कुल बिल्कुल। सिंस ये फ्रीक्वेंसी का एक रेप्लिका है फ्यूचर डेटा का, तो इसीलिए इसको f से भी डिनोट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी भी बुलाया जाता है। और इस सेंस में अगर इसको लिखे तो कैसे लिखा जाता है भैया? फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में छोटा x नीचे बड़ा x, मतलब वही हो गया प्रोबेबिलिटी दैट x विल टेक द वैल्यू स्मॉल x। तो बताइए आप इस 1/6 को, ये जो 3 के नीचे 1/6 है, इसको मैं एक और तरीका कैसे लिख सकता हूं? ये आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में 3 नीचे बड़ा x। समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आया? हाँ या ना? तरीके हैं लिखने के। अब आप अपना नाम को कर्सिव में लिखो या सिंपल में लिखो या हिंदी में लिखो, तरीके हैं। तो लिखो इस बात को, हाउ डज। अच्छा, इस टेबल को तब क्या नाम दूं? इस टेबल को तब क्या नाम दूं? बोलते हैं ना इस प्यार को क्या नाम दूं? आपका भी ये प्यार ही है, प्लीज बोलना मत भैया हमारी प्यार कोई और है या हमारा प्यार कोई और है। अब आपका प्यार, प्यारी, प्यारी जो भी है सब यही है, इसी से प्यार कर लो, बहुत है जिंदगी में, यही चीज से प्यार कर लो, बहुत है। कई बार लोग मुझसे पूछते थे आप सिंगल क्यों थे? मैं तो शादी किया सिंगल ही था। तो भैया सिंगल अभी कहाँ? अरे अभी नहीं है तो क्या हुआ? आई वॉज नेवर इन टू एनी रिलेशनशिप। तो कारण क्या था? मेरे को लोग पूछते थे तो मैं बोलता था बिकॉज नो वन इज एज ब्यूटिफुल एज मैथमेटिक्स। एक्चुअली दिस इज अ लाइन, दिस इज अ वेरी गुड सेइंग, ये मैंने पढ़ा था कहीं, इसलिए मुझे लगा आपको चिपका दूं अपना नाम लेके।
बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, हाउ डज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन looks। देखो, हाउ डज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लुक, कैसा दिखता है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैथमेटिक्स से ब्यूटीफुल कुछ मिलता ही नहीं है। ओके सर, यहां आते हैं स्मॉल एक्स, और यहां नोटेशन होता है p बड़ा x इज इक्वल टू छोटा x, या और f ब्रैकेट में छोटा x नीचे बड़ा। मैं तो डेली अपने एक्स के साथ ही खेल रहा हूं। सोचो, ये शादी के बाद भी मुझे अपने एक्स के साथ मिलने मिल रहा है, तो ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। आफ्टर मैरिज ऑल्सो आई एम हैविंग अ रिलेशनशिप विथ माई एक्स। वाओ, ऐसी बीवी सबको मिले, करेक्ट। आओ, इम्प्रॉम्प्टू निकलता है भाई। अपने कभी कभी सोचते हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों नहीं बन जाते। लकी यू। हाँ, करेक्ट। आइए, बना लिए हो ये डायग्राम, लिख लिए सब लोग। आओ, आओ, ठीक, इतना लिख लिए सब बच्चे, तो आगे बढ़े। बिल्कुल सर। अब ध्यान से सुनो, अगर आज इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो ना, तो आने वाला चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। ये एक्स दो टाइप के होते हैं, यानी ये रैंडम वेरिएबल, ये क्या है, एक्स इज व्हाट, रैंडम वेरिएबल। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक वी कॉल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और एक को वी के से कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सर नहीं समझे, क्या बोलना चाह रहे हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इस डिस्क्रीट वर्ड का मीनिंग होता है कि वो वेरिएबल टेक्स अ सर्टेन वैल्यू, टेक्स अ सर्टेन वैल्यू, मतलब ये होगा, इतना वैल्यू इसका होगा। तो भैया कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, ये होगा विल लाई, विल लाई। अब लाई का स्पेलिंग कैसे लिखूं मैं, मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। विच लाइज बिटवीन अ रेंज। भैया ये क्या बात हुआ, ये क्या आप बोलना क्या चाहते हैं, थोड़ा समझाइए यार, आप ना कंफ्यूज मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैंने बोला डिस्क्रीट वर्ड का मीनिंग होता है एक सर्टेन वैल्यू लेगा, जैसे एक ठो, दो ठो, चार ठो, 10 ठो, 25 ठो,
1500, 50 करोड़। और कंटिन्यूअस का मतलब हुआ ये ठो वर्ड नहीं आएगा, आएगा इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना। अच्छा, क्या एग्जाम्पल दीजिए कि कौन डिस्क्रीट होता है और कौन कंटिन्यूअस होता है। मैं कुछ बोलूंगा, आप जवाब देंगे। सब बच्चे प्लीज, जो लोग ये क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं पूरे पहले से, कई लोग यहां बैठे हैं जो ये क्लास कर चुके हैं, मुझे मालूम है, इसीलिए इतना अच्छे से रिप्लाई दे पा रहे हैं। सर्टेन वैल्यू, रेंज, सपना जैसे, और कई लोग बैठे हैं, मेरे को मालूम है कई लोग ये क्लास कर चुके हैं। प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो ये बात ना बोले, ना लिखे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा आप अपना एज बताइए, बस अपना एज बताइए। सब बच्चे अपना एज बताएंगे। जो आज तक ये वर्ड नहीं सुने वो बताएंगे अपना एज। कैन आई नो योर एज? सॉरी गर्ल्स, बट मैं आप लोग का भी एज मांगूंगा। ऐसे तो पूछना पाप है, लड़की लोग का एज पूछना ऐसे तो पाप है, बट ठीक है, मांग रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने देर में आप अपना एज बता रहे हो ना, आप और 2 सेकंड बड़े हो चुके हो। क्या बोला? आप जितने देर में अपना एज बता रहे हो ना, आप 2 सेकंड और बड़े हो चुके हो। क्या बकवास कर रहे हैं सर, 2 सेकंड, ये क्या बात हुआ? बिल्कुल, हर पल जो आप जी रहे हो वो आपका उम्र ही तो है। इंजॉय दैट पल, यही तो बोलते हैं, जिंदगी के मजे लो। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आपको मालूम है जब आप छोटे बच्चे थे ना, छोटे मतलब भी अभी भी हम छोटे ही हैं, अरे और छोटे, अभी तो आप अपने आप को बहुत मैच्योर समझते हो, जो नहीं हो, बट फिर भी जब आप बहुत छोटे थे, जब आप वो लॉलीपॉप खाते थे, और जब आप वो क्या बोलूं, वो जो क्या बोलते हैं ना, गंदगी काम करते थे, सब करते थे गंदा गंदा काम, जब आप छोटे बच्चे थे। अभी आप और गंदा काम करते हो, बट उस समय नाजायज नहीं, मतलब सॉरी, नादानी में करते थे काम। तो नादानी में आप जो गलत काम करते थे, गंदा गंदा काम करते थे, जब आप छोटे बच्चे थे, तब आप अपना बर्थडे बढ़ा के बोलते थे। याद है आपको? आप बोलते थे, ऑल्दो आप 4 साल के होते थे, आप बोलते थे 5 years old, आई एम 5 years old। तो आपको टोकता रहे, तू झूठ बोल रहा है, तेरा तो अभी तो तू 4th बर्थडे काटा है केक, तो चुप रहे ना। 5 साल का, 5 साल का कमिंग बर्थडे बताते थे आप। और अब जब आप बड़े हो गए हो ना, आपने जितने बच्चों ने अपना एज लिखा है, सब ने अपना लास्ट बर्थडे एज लिखा है। जो लास्ट केक काटे, चाहे कल बर्थडे हो आपका, आप बोलते हो आप 17 साल के हो, जबकि कल आप हो सकता है आपका 18th बर्थडे का केक काटो, बट आप एक दिन पहले तक भी बोलते हो अरे अभी तो 17 साल के ही हैं। ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना एज का, बचपन में अपने बढ़ा के बोलते हैं, एक आगे वाला बोलते हैं, अब जब बड़े हो जाते हैं अपने एक पीछे वाला बोलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है और कुछ नहीं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल। तो आप इस टॉपिक पे इतना टाइम इसीलिए क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहा हूं कि ध्यान से सुनो,
द एज इज सच अ थिंग। जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, आपको मालूम है, आप अपने डॉक्टर को आप अपना एज बताते हो ना, आप ध्यान भी देते हो कि नहीं, ये सब जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपको लेना चाहिए लाइफ में। डॉक्टर लोग बहुत होशियार होते हैं और वो मैथ्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं, साइंस स्टूडेंट्स होते हैं। जब आप उनको अपना एज बताते हो ना, जो भी फड़के में या जो भी अपने एटीट्यूड में उनको बोलते हो, वो पूछता है क्या उम्र है, नाम लिखते हैं, किस भाषा में लिखते हैं वो भी नहीं मालूम, मम्मी पता, उनको भी मालूम है वो क्या लिख रहे हैं। उसके तो बगल में जब आपसे एज पूछते हैं, आप बोलते हो 27, बट वो लिखते हैं 27+, क्योंकि उनको मालूम है कि आप अगर 27 उम्र कोट कर रहे हो तो आपका उम्र 27 नहीं है, आप 27 से थोड़े बड़े हो चुके हो। और नहीं भी हुआ, आज ही था 27, तो आज ही तो कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स बड़े हो चुके हो, तो वो 27+ लिखते हैं एज में। नोटिस करो। हाँ, अब सारा प्रेस्क्रिप्शन निकालेंगे हम लोग, ये देखने के लिए कौन सा डॉक्टर होशियार था कौन नहीं था, मारेंगे तो थप्पड़। सर आप कहना क्या चाहते हो, गोल गोल घुमा के आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि एज एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है जो हर पल चेंज होता है, इसीलिए इसका एक सर्टेन वैल्यू नहीं हो सकता, ये एक रेंज में ही लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप अपना एज 18 बोल रहे हो, मैं ये प्रेज्यूम कर रहा हूं कि आप 18 और 19 के कहीं बीच में हो। करेक्ट? यानी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल का मैं एग्जाम्पल दूं, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल का मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल, तो इट कम्स एज एज, या और दीजिए, और यही यही जैसे कि हाइट, आपका हाइट, भैया हमारा हाइट 5.5 है, 5 फीट 5 इंचेस। एक्चुअली 5 फीट 5 इंचेस भी क्यों बोल रहे हो, 5 फीट ही बोलो। अरे भैया 5 इंच दिखाना पड़ता है ना अपने को, हील के कारण भी तो बढ़ा लेते हैं, टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। हाँ, तो वो 5.5 बोलते हैं, 5 फीट 5 इंच। अरे इंच क्यों, सेंटीमीटर भी बताओ, सेंटीमीटर क्यों, मिली सेंटीमीटर भी बताओ। और जब तक तुम वो बताओगे तुम्हारा बाल और एक पता ना मिली 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 मीटर बढ़ जाता है। नापो, और कोई तो स्पाइक्स करके और रखता है, तो सोचो उसका हाइट। नो पूजा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे नहीं, गलत गलत गलत। रुको, मैं जो जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, वैसे ही आया वेट्स, आपका वजन। वजन वजन हर पल बढ़ता है गिरता है। अभी खाए हो, बढ़ा हुआ आएगा, 2 घंटे बाद डिटॉक्स कर लोगे, कमा हुआ आएगा। या डिटॉक्स तो हमारे जिंदगी में कभी आया ही नहीं, सिर्फ खाते ही है, इनटेक है, आउटटेक है नहीं। जैसे मैं बोलता हूं, ये मेरा ही डायलॉग है, ये कहीं से चुराया नहीं, कि मैं डेली जिमिंग करता हूं। जिम नहीं जाता हूं, जिमिंग करता हूं, जिमना, सिर्फ जिमिंग करता हूं। तो लोग अरे साला जिम जाता है, जिम नहीं जाता है, ये आदमी सिर्फ खाता है। एज, हाइट, वेट, और भैया और एग्जाम्पल, जैसे अभी अपने बोले एक मार्क्स का भी अपने रेंज लिखे थे, दिख रहा है, बट हाँ मार्क्स सर्टेन वैल्यू लेता है, मैंने तो एक रेंज में बस उसको प्रेजेंट किया था, वैसा मत समझना। बट अगर मैं बोलूं तो सैलरी, अंजलि मैं सारा एग्जाम्पल समझाऊंगा, पहले मैं जो बोल रहा हूं सुनो। सैलरी, सैलरी ही रेंज में होता है। कभी भी आप काम लेने जाओगे ना, जब आप नौकरी करने जाओगे, आप कभी नहीं बोल सकते आपका 6 लाख से सैलरी,
या 9 lakhs है सैलरी या 15 lakhs है सैलरी, इट इज लाइक 15 lakhs प्लस थोड़े बहुत और छुटर मुटर चीज देते हैं वो, अलाउंस बोनस, यानी वो बोलते हैं 15 से 16 के बीच में मिल सकता है। अब तुम्हारे ऊपर है तुम वो कितना बोनस एंड ऑल कितना वो सब ले सकते हो। तो एक रेंज मिलता है, उसका भी क्या मिलता है, एक रेंज मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए किसके, इसके बताइए, कंटिन्यूअस वेरिएबल जो आपके एग्जाम हॉल में यूज होंगे, एज, हाइट, वेट, सैलरी। तो भैया डिस्क्रीट क्या हो गया? अरे डिस्क्रीट तो कुछ भी हो सकता है, सर्टेन वैल्यू। जैसे आपने एग्जाम दिया 12th का, आपका मार्क्स क्या एक सर्टेन वैल्यू लिया कि एक रेंज में आता है? आता तो अल्टीमेटली एक सर्टेन वैल्यू है उसका, मतलब आप जब प्रेडिक्शन करोगे तो आप क्या बोलोगे, इतना मार्क्स आया। जैसे रोलिंग ओवर डाइस में 1 2 3 4 5 कैसा है, क्या डाइस में 1.5 आएगा? कभी नहीं आ सकता। 1.3 आएगा, या पता ही नहीं है वो क्या आएगा, वो तो बढ़ जाएगा भैया, ऐसा नहीं है, वो आएगा तो एक सर्टेन वैल्यू है यानी। और जैसे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, जैसे आप बोल रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक बच्चा लिखा अमन पॉपुलेशन ना। अब मैं बताता हूं, जो ये बच्चे पॉपुलेशन, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे आंसर दे रहे हैं ना, उनका रीजन मैं बताता हूं। नंबर ऑफ कार्स रनिंग ऑन रोड, आप कंटिन्यूअस वर्ड से गलत मीनिंग इंटरप्रेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो मालूम? इनफाइनाइट। आप सोच रहे हो जिसकी गिनती ना की जा सकती, मतलब अनलिमिटेड। कंटिन्यूअस मतलब आप सोच रहे हो अनलिमिटेड। इनफाइनाइट ना, कंटिन्यूअस वर्ड का मीनिंग मैंने कभी नहीं बोला इनफाइनाइट, मैंने बोला वो वैल्यू एक रेंज में लाई करे। अगर मैं कंटिन्यूअस वर्ड में बोलूं, क्या ऐसा हो सकता है आपका उम्र, जैसे आपकी उम्र क्या है बताओ, आप कितने साल जी सकते हो बताओ? कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट है? आपका कितना हाइट हो सकता है? क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना है? अरे तो मतलब उसको भी तो तोड़ा जा सकता है, यानी एक अपर लिमिट इज नॉट जस्टिफाइड येट। भगवान क्या ये बोल के गया है? भगवान क्या ये बोल के गया? नहीं ऋतिक, मैंने कभी ये नहीं बोला, अगेन मैं बोल रहा हूं, भगवान क्या ये बोल के गया 100 साल होते ही तुम मर जाओगे? ये 100 साल का बर्थडे काटा और मर जाओगे, कि बियॉन्ड उसके भी जी सकते हैं? आपको मालूम है पुराने जमाने में लोग 500 साल जीते थे, तपस्या और वो हेल्थ के कारण। फिर अपने जब से हैं ये कुछ 2-3 हजार सालों में, 2-3 हजार सालों में मैं बात कर रहा हूं, एवरेज एज देखा गया 100-150, इसलिए बोलते थे। और अब तो देखा जा रहा है 60-65 में चलते बनते हैं लोग। अमर नहीं बोलूंगा मैं, डेथ इज देयर, एक अपर लिमिट है, बट दैट इज अननोन। इंफिनिटी बोल के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंफिनिटी भी क्या मतलब होता है? वेरी लार्ज नंबर विच इज अननोन। आज तक इंफिनिटी का मतलब क्या किसी ने नहीं बताया। इट इज स्टिल अ पैराडॉक्स, इट इज जस्ट अ वेरी लार्ज नंबर विच इज अननोन। लास्ट नंबर कौन सा है? वी डोंट नो। स्टार्ट पता है, एंड नहीं पता चीजों का। तो मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्या कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन गो अप टिल इंफिनिटी? कैन गो अप टिल इंफिनिटी, हो सकता है ना भी जाए, बट कैन गो अप टिल इंफिनिटी, कैन बी टिल इंफिनिटी, मतलब अपर लिमिट इंफिनिटी हो सकता है। बिल्कुल तनिष्क, तनिष्क कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसका वैल्यू बार बार चेंज, मतलब हर मोमेंट चेंज होता है, हर मोमेंट, हर पल। और उस वजह से उसको मैं एक वैल्यू नहीं बोल सकता कि इतना है, जितने में मैं बोलूंगा इतना है, वो चेंज हो सकता है। ठीक, अब मैं डिस्क्रीट का एग्जांपल देता हूं, देखते हैं आप क्या जज करते हो।
तो मैं एक बात आपके दिमाग से निकालना चाहता हूं, जो लोगों के मन में एक वहम था कि कंटिन्यूअस का मतलब हमें लग रहा था जिसको बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। डिस्क्रीट भी बहुत ज्यादा हो सकता है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिनती करोगे तो ऐसा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, या ऐसा होगा 7.5 बच्चा जन्म लिया था, आधा निकला है। एग्जाम देने गए, आपका सिर्फ हाथ, घर पे दिमाग छोड़ के गए, भैया वो तो होता ही। अरे अमन बोल रहा है जन्मे हुए बच्चे, ए भगवान अमन, वो भी तो निकलेगा तो एक यूनिट आएगा, अब उसको हाफ यूनिट बोलोगे कि आधा बच्चा पैदा हुआ है, देखो सिर्फ नाक निकला है उसका भी। जो एग्जाम्पल आप बोल रहे थे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, अरे भाई एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ है, वे हल्का सा तो लगाया था, छोड़ना, अपने भी दोस्ती यारी कर ली उसके बाद। अरे बुड़वाक, मतलब मरना कोई एक्सीडेंट, मतलब भैया एक्सीडेंट भी तो रेंज में हो सकता है कि पूरा हुआ आधा हुआ। अरे एक्सीडेंट हुआ, अब एक्सीडेंट हुआ उसमें आप मरो तो ही वो एक्सीडेंट होता है क्या? गाड़ी भिड़ गया, गाड़ी भिड़ा भैया, सिर्फ डेंट आया, छोड़िए ना उसको, क्या बोलेंगे, सिर्फ हल्का सा स्क्रैच लगाया, वो तो मैं ही लगा लेता। जयंती, इसीलिए एज चेंज होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ी चेंज होता है। आप लोग एकदम ही बुड़वक हैं। एक मिनट, क्या आप चेंज होता है तो क्या हुआ, गिन नहीं सकते क्या उसको? मतलब आप ये बोलोगे क्या वो 1 हो सकता है, 1.33 भी हो सकता है, और 1.45 भी हो सकता है, और 1.99 भी हो सकता है, हेंस 1 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है? नहीं, वो अनलिमिटेड सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं हो सकता, बट क्या ऐसा होगा कि 1 और 2 के बीच में बच्चे होंगे? अरे भाई या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 1.5 बच्चे तो मैं नहीं निकाल सकता ना, मैं क्या तुम भी नहीं निकाल सकते। और तगड़े तगड़े एग्जाम्पल दीजिए भैया। अरे नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, इन लो भैया, टूटा हुआ तारा, मार खाओगे 2 अगेन। स्टार गिनोगे सभी, कभी कभी बैठे हो, कभी छत में सोए हो, कभी गांव में खुले आसमान में सोए हो, एसी में ही सोए हो, और घर पे ही वो चिपकाए हो स्टार्स लाइट वाला, वो भी ग्रीन वाला। गिनती करने जाओ तो गिन तो सकते हो, बट कितना गिनोगे? ऐसा थोड़ी है, देख वो रहा 1.5 तारा, वो देख दादाजी आधा, पूरे दादाजी है ना वहां। अरे पढ़ दादाजी, पढ़ पढ़ दादाजी। नंबर ऑफ स्टार्स, वैसे ही नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, आधा रोज थोड़ी है लव मी नॉट लव मी, ये वो तो करते हो तुम जबरदस्ती, उगता तो पूरा ही है बेचारा। बिल्कुल तनिष्क, यही बोलने वाला था, यानी मैं कुछ पूछ रहा हूं, कैन डिस्क्रीट केस भी ऑल्सो बी टिल इंफिनिटी? क्या ऐसा हो सकता है गिनती करते वक्त ऐसा हो सकता है कि ये गिनती करते रहे करते रहे करते रहे, इसका कोई लिमिट नहीं, यानी ये भी क्या इंफिनिटी तक जा सकता है? कैन दिस ऑल्सो गो अप टिल इंफिनिटी? यस, कैन बी टिल। तो एक जो मन में डाउट रहता है ना लोगों का कि डिस्क्रीट इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, कंटिन्यूअस जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों जा सकता है।
क्योंकि आप वर्ड को ही गलत समझते थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। लिखेंगे ये सारा बात जो मैंने अभी तक लिखा है बोर्ड पे, और भी कई एग्जाम्पल्स है, क्या ही बताऊं। पहले आप कुछ जेनरिक एग्जाम्पल लिखिए, ज्यादा एग्जाम्पल आप ना हजम कर पाएंगे ना आपको समझ में आएगा, कि अभी आपका दिमाग छोटू सा है। नोट इट डाउन एवरीबडी प्लीज, जैसे ही उतार लो बताना। ग्रेट, सबने उतार लिया लगता है। डन 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 मैसेज आ रहा है। ओके, अब मैं लिखवा रहा हूं कुछ और बात, ध्यान से सुनना। तो अब मैं लिखवा रहा हूं कुछ, हेडिंग देंगे सब, डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल, और उसके अंदर मैं एक यही वाला एग्जाम्पल लेके चलता हूं। क्या दिक्कत है? हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। कौन सा एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं भैया? मैं बात कर रहा हूं x is 1 2 3 4 5 6 और p of x is equals to x is 1 by 6 1 by 6 by 5। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या ये डिस्क्रीट है? हाँ भैया, एक रेंज नहीं, एक सर्टेन वैल्यू है, एक वैल्यू है, और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी आपने बता दी। भैया हम इससे क्या निकालेंगे? हम इससे क्या निकालना चाहते हैं? सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, आप सबसे पहला बात मुझे बताओ, जो मैं कुछ कुछ पूछूंगा वो है नंबर 1 इन्फरेंस। यहां से px इज इक्वल्स टू x क्या कभी भी 0 से ज्यादा हो सकता है? 0 से कम हो सकता है? नहीं, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी लेस देन 0। दूसरा बात ये बताओ, समेशन करें यानी सारे प्रोबेबिलिटीज का एडिशन करूं, सारे प्रोबेबिलिटीज का एडिशन करूं तो वो क्या आता है? वी नो इट इज ऑलवेज 1। वी नो इट इज ऑलवेज 1। सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन करे तो इट इज ऑलवेज 1। देख लो 1 by 6 1 by 6 1 by 6 1 by 6 सबको ऐड करोगे, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। और ध्यान करो, लास्ट क्लास प्रोबेबिलिटी का जो मैंने पास्ट ईयर पेपर जुलाई का करवाया था उसमें एक सम्स रैंडम वेरिएबल का बनवाया था, और वो यही से बेस था, जहां आपने प्रोबेबिलिटी को ऐड करके 1 लेके के का वैल्यू 1 by 45 आई गेस निकाला था लास्ट क्लास। करेक्ट।
ये दो इन्फरेंस समझ में आया। तीसरा बात, इंपॉर्टेंट बात, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन का बेस्ट मेजर बताइए, बेस्ट मेजर बताइए। और वो क्यों निकालते थे भैया? वही निकालने के लिए कि क्या एवरेज वैल्यू है और क्या चांस, क्या वो डेविएट कितना करता है, करेक्ट। बट उनमें से बेस्ट कौन सा मेजर था? सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर बताओ और डिस्पर्जन का बेस्ट मेजर बताओ। वेरी गुड। सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर था अरिथमेटिक मीन, और डिस्पर्जन का बेस्ट मेजर था स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट। अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, याद आ रहा है आपको? ठीक। मैंने क्या बोला? अब मीन नहीं निकलता है, अब क्या निकलता है? एक्सपेक्टेशन। मीन तो किसका निकलता था? पास्ट डेटा का। तो अब जो वर्ड मीन है ना, दैट विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या नाम आता है उसका? एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो आप समझने के लिए ये समझ लो, दिस इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन। जो पास्ट डेटा का आप नाम देते थे ना अरिथमेटिक मीन, उसी का फ्यूचर डेटा का नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी आप पास्ट डेटा के लिए जो वो काम करके एम निकालते थे, वही काम करके आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल। पास्ट डेटा का एम का नोटेशन था एक्स बार, याद आ रहा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का एम का नोटेशन, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू का नोटेशन होता है म्यू, या क्या बोले? म्यू। लैटिन लैंग्वेज में इसको नोटेशन दिया गया म्यू। लैटिन ग्रीक जो भी, मुझे क्या मतलब है, मैं तो बस फेंक रहा हूं आपके आगे। अच्छा, आपको मालूम है इसका नाम म्यू क्यों पड़ा? देखो ये किस शेप का है, किस शेप का है? देखो यू। अच्छा, यू को अगर पकड़ के टानोगे तो उसको दर्द होगा, तो कैसे चिल्लाएगा? बस समझ गए होंगे आप। ये मेरा डेरिवेशन है। चिल्लाएगा, चिल्लाएगी, जो भी, अपने को तो पता नहीं अल्फाबेट्स का लिंक। तो इसको बोलते हैं म्यू। यू को टान देना, देखो आगे से उसका चोटी टान रहा, ठीक है? तो ये नोटेशन होता है म्यू और इसका नोटेशन होता है एक्स बार। बस सेम है, दोनों बात एकदम सेम। मियाऊ नहीं है, म्यू है, म्यू। म्यू और मियाऊ में डिफरेंस है। कैट डज मियाऊ, तो आपने बचपन में भी पढ़ा है। ये कैट नहीं है और ना यहां मियाऊ है। म्यू है, म्यू, एम यू, म्यू। एम ई यू, बस, ओ डब्ल्यू नहीं। चलो, अच्छा बताओ तो इसका क्या फॉर्मूला होता था अगर फ्रीक्वेंसीज था? ऑब्वियसली, क्योंकि यहां प्रोबेबिलिटीज है, तो बताओ इसका क्या फॉर्मूला होता है? बताओ 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 बताओ। फ्रीक्वेंसी के केस में एक्स बार का क्या फॉर्मूला था? याद होगा। फ्रीक्वेंसीज के केस में एक्स बार का क्या फॉर्मूला था? समेशन एक्स इंटू एफ बाई समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, ऐसा ही कुछ करते थे आप। समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, यही तो करते थे। समेशन एक्स एफ बाई समेशन एफ। सब बच्चे लिखते हुए, वेरी वेरी गुड।
तो मेरे को एक बात बताओ, सोचो, बुद्धि लगाओ, यहां एफ की जगह क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी। तो मैं क्या फॉर्मूला डिराइव करूंगा? आप ही बताओ यहां क्या हो जाएगा? एफ की जगह बस पी पुट करना है, बताओ क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? बताओ क्या फॉर्मूला आएगा म्यू का? भैया अगर एफ की जगह पी ही पुट करना है, अगेन दीपशिका रॉन्ग, ध्यान से, नीचे भी तो समेशन पी हो जाएगा। अगर मैं बोलूं तो इट विल बी समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बाई समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अरे बुड़वक, n कहां से आ गया? n तो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो तुमको पता ही नहीं है। नंबर ऑफ टाइम्स इट इज ऑकरिंग तुमको पता ही नहीं है, तुमको तो प्रोबेबिलिटी पता है। यही तो होगा। मैं कुछ बात बोलना चाह रहा हूं, बट मैं इसको सीधा लिखना चाहता हूं दिस, चलेगा? एंड सिंस मैथमेटिशियंस आर लेजी, जैसा मैं बोलता हूं, वो धीरे धीरे ये सब बात इग्नोर करते हैं और सीधा बोलते हैं एक्सपी का समेशन, समेशन एक्सपी। थोड़ा मतलब वो ये जो ब्रैकेटेड वाला बात है वो इग्नोर किया जाता है, लिखा नहीं जाता। जैसे अपने बोले थे ना एक्स बार में जनरली वो ऐसे भी समेशन के भी ऊपर नीचे रहता था, आई इज इक्वल टू 1 से n। थोड़ा मैथमेटिशियन और लेजी तो वो लोग बोलते थे यार ठीक है। मैं इससे ये लिखा, क्या लोगों को समझ में आया क्यों? करेक्ट, क्योंकि समेशन ऑफ p इज ऑलवेज 1। अभी ऊपर पढ़े तो 1 से डिवाइड हो रहा है तो नहीं लिखे चलेगा ना? बोलो क्या सबको ये बात क्लियर है? पार्ट 3 डिराइव हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी म्यू का फॉर्मूला। जो मैंने पास्ट डेटा का फॉर्मूला यूज करके आपको डिराइव करवा दिया। लिखेंगे सब बच्चे। एक बात और लिखना यहां 1 के पास, प्रोबेबिलिटी, ये जो डिस्क्रीट केस का प्रोबेबिलिटी होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट केसेस इज कॉल्ड, नामकरण दिया गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या नाम दिया गया उनको? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मास मतलब क्या होता है? वेट। और प्रोबेबिलिटी क्या है? एक तरीके का वेट, फ्रीक्वेंसी, यहीं से नाम आया मास। मास मतलब वेट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केसेस, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट लिखा हूं, डिस्क्रीट केसेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट केसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट केसेस लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट केसेस, probability of discrete cases is called probability mass function, probability mass function। ये भी लाइन लिख लेना, थ्योरी में आ सकता है। डन डन, ओके। एक्सपेक्टेड वैल्यू आप निकालना सीख गए, यानी आपको करना क्या है? अगर मैं इस एग्जाम्पल का एक्सपेक्टेड वैल्यू मांगता तो आप क्या करते? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। आंसर आ जाता। मतलब ऑब्जर्वेशन इंटू रैंडम वेरिएबल इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस रैंडम वेरिएबल इंटू प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, इजी है। क्या सर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने आता है? नहीं आएगा। ये सब सम्स नहीं देता, इससे रिलेटेड सम्स नहीं देता, इनका एप्लीकेशन देता है।
तो घबराने का बात नहीं, अगर बड़ा भी होता तो आपको नहीं देगा ये सब सवाल। और अभी तो आप अगर इसमें डर जाओगे तो आने वाला में तो डरोगे, बट वो आता ही नहीं है तो डरने का कोई तुक नहीं है। ओके सर, 3 हो गया, पॉइंट 3 हो गया इसके अंदर का। 4 नंबर पॉइंट, जैसा आपने बोला भैया हम निकालेंगे इनका एक्सपेक्टेड रिस्क, जिसको अपने क्या बुलाते हैं मालूम? अब अपने को बोलेंगे उसको रिस्क वर्ड। पता है रिस्क क्या बुलाते? रिस्क मतलब अपने निकालेंगे इनका एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, और बताओ तो वी ऑल्सो नो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर को क्या बुलाते हैं? वेरिएंस इज इक्वल्स टू एसडी का स्क्वायर। ये भी तो जानते हो, ये सब बात आप ऑलरेडी जानते हो, मुझे नहीं करवाना है। सर पास्ट डेटा का अगर बात करें, पास्ट डेटा का जो हम एसडी निकालते थे, एसडी जिसको आप एस से डिनोट करते थे, और वेरिएंस जो निकालते थे जिसको आप एस स्क्वायर बोलते थे, उसका फॉर्मूला था दोडो। याद आ रहा है? दोडो था उसका, दोडो फॉर्मूला था, याद आ रहा है? क्या क्या? एक था समेशन और फ्रीक्वेंसी के साथ एफ माइनस एक्स बार बाई समेशन एफ, और एक और फॉर्मूला था ये। भैया सच बता रहे हैं, भूल गए हैं, मुझे मालूम है ना आप कितने नालायक हो। और वैसे इसके में रूट हट जाएगा, इट इज नथिंग बट रूट हट के, एस स्क्वायर इज नथिंग बट रूट हट के, तो मैं नहीं लिखूंगा चलेगा। ये फॉर्मूला था पास्ट डेटा का एस का, देखो जाके दोनों फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी कॉपी में लिखवाया था जब अपने सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन पढ़ रहे थे। फ्रीक्वेंसीज के साथ का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, क्या आज तक वहां आया? नहीं। तो यहां आएगा नहीं, क्यों डरना? नहीं आता है, सिर्फ नोटेशन पूछेगा, तो इतना समझ के रखना, ठीक है सर, टेंशन मुक्त। आता नहीं, 1 नंबर के लिए कताप ही नहीं पूछेगा, तो भैया पढ़ा क्यों रहे? नोटेशन पूछता है, फॉर्मूला डायरेक्टली पूछता है कि इसका फॉर्मूला बताओ, मतलब ऑप्शन में कुछ रहेगा आपको टिक करना। तो ये पास्ट डेटा का था। या फ्यूचर डेटा में एस को, एसडी को कैसे लिखा जाता है? जो अपने काम करने वाले फ्यूचर डेटा में एस इज डिनोटेड बाय दिस साइन, सोया व 6, जिसको वी कॉल सिग्मा। स्टैटिस्टिकल टर्म है ये, इसका नाम है सिग्मा, रिस्क सिग्मा, इसको बुलाते हैं सिग्मा। तो सिग्मा निकालना फ्यूचर वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए क्या फॉर्मूला फ्रेम करोगे? मैं करूं कि आप करोगे? एक बार ट्राई लोगे, वही काम करना है। अच्छा बताओ तो x बार की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? म्यू। अच्छा बताओ तो f की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? p। ये क्या हम पूरा लिखे p x? नहीं, सिर्फ p लिखो, बस सिर्फ p लिखो और फटाफट बताओ क्या आएगा। वैसे ही यहां पे भी नीचे प्लीज बताओ, आप कर लोगे, आप लोग कर लोगे। ऊपर वाला का आप लोग कर लोगे, नीचे वाले का मैं करा दूंगा, या चलो दोनों आप कर लोगे, बस दोनों आप कर लो, प्लीज कर लो ना, प्लीज रिक्वेस्ट। हो गया तो बताना सर हमने किया है, देखे राइट है कि नहीं। आप करिए, हम लोग चेक कर रहे हैं अपना कॉपी में। अच्छा ठीक, रूट ओवर लिखो मत, सिर्फ चेक कर लो, इतना पॉसिबल नहीं है लिखना। मैं दिखा रहा हूं, आप बस कॉपी से चेक कर लो कि नहीं मैंने सही लिखा था कि गलत लिखा था, मैं सही समझा था कि नहीं, बस समझ लो। मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। समेशन p x माइनस म्यू, बस इतना ही लिखना चाहता हूं मैं, क्योंकि डिवाइड में आप क्यों लिख रहे हो? डिवाइड वाला वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना,
और अगर इस वाले केस में मैं लिखूं दूसरा वाला फॉर्मूला, इट इज समेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। देखो क्या सबको ये दोनों फॉर्मूला राइट था? हाँ तो मेरे को बताएंगे हाँ, थम्स अप देंगे, और गलत था तो थम्स डाउन देंगे कि भैया नहीं कर पाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सच बताएंगे जो भी किए। ओके, सक्षम, कई लोग सक्षम हुए, कई लोग नहीं हुए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोनो दिक्कत ना बा। मैं कुछ भी ट्राई कर रहा हूं बट बोल रहा हूं। तो ये था सिग्मा का दो फॉर्मूला। तो मेरे को बताओ सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला हो गया भैया? सिग्मा स्क्वायर। जैसे यहां था ना एस स्क्वायर, वैसे ये क्या हो गया? सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा के माथे में स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस इज इक्वल्स टू रूट हट जाएगा, यानी क्या आएगा? समेशन दिस, या फिर ये ही बोल लो। अच्छा, इतना लिख लिए सब? इतना लिख लिए सब? अब सुनना, इसके बाद मैं और एक एक इसका इंटरप्रिटेशन लिखूंगा, बट उसके लिए मुझे कुछ बातें बतानी है। नोट, नोट, ध्यान से सुनो। ऊपर चलिए, और एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक और मतलब लिखिए, विच वॉज ई एक्स। क्या बुलाते हैं इसको? ई एक्स। ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। म्यू का एक और साइन होता है ई एक्स। जाइए ऊपर और लिखिए उसको ई एक्स। ई एक्स लिख लिए ऊपर, म्यू के बगल में ई एक्स, ई ब्रैकेट में एक्स। नीचे आते हैं वापस, और मुझे नोट में क्या लिखवाना है मैं पूछना चाहता हूं। ई एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ई एक्स, बड़ा एक्स है यार, ठीक है। ई एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एक्स पी था। ध्यान करो, ध्यान करो, ठीक। अगर मैं वेरिएबल को, अगर मैं वेरिएबल को, बड़ा ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं x माइनस 5 हो गया, सारे वेरिएबल -5 हो गए, सारे वेरिएबल -5 कर दो। जबरदस्ती कर रहा हूं, तुमको क्या दिक्कत है? मैं ऑब्जर्वेशंस को -5 कर, क्या उसके कारण उस ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबिलिटी भी -5 हो जाएगा क्या? बता के बताना तो, कि प्रोबेबिलिटी वही रहेगा? बताओ, बस इतना बोलो, सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? भैया सारे वेरिएबल को आप -5 कर रहे हो तो आप ऑब्जर्वेशंस के साथ खेल रहे हो, प्रोबेबिलिटी नीचे तो सेम ही है, वो तो चेंज नहीं होगा। मतलब वो भी -5 होगा क्या? ना ना, नहीं चेंज होगा पूजा, कभी नहीं चेंज होगा।
अगर आप एक वेरिएबल में प्लस माइनस कुछ भी करो, उसकी प्रोबेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। जैसे मैं अभी बताता हूं, ऊपर मैं बोल रहा हूं ये रैंडम वेरिएबल है, इसमें मैं डाइस में सब में +5 कर रहा हूं। अरे भैया वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। अरे बुड़बक, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं रैंडमली बस वैल्यू बोल रहा हूं एक, कि अगर कोई वेरिएबल है जो अगर +5 हो तो उसके कारण प्रोबेबिलिटी भी +5 नहीं होगा। या एक और बात मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर मैं इस वेरिएबल के साथ कुछ भी प्लस माइनस करूंगा, इनटू करूं, स्क्वायर करूं, डिवाइड करूं, रूट लूं, उससे प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होता। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आपका मार्क्स, चलो आपका मार्क्स, वो तो वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं बस। भाई आपने x-5 किया ही क्यों? अरे भाई निकालना है, मेरे को मांगा इसीलिए किया। जैसे ये मैंने रैंडमली क्यों लिखा मालूम? जब आपको वेरिएंस निकालना है, आप ध्यान करो, आपको x² निकालना है। अच्छा बताओ तो x² बोल के कुछ चीज होता भी है? मतलब नंबर में 1 स्क्वायर, ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर बोल के कोई डाइस में नंबर होता भी है क्या? वो मत देखो भैया होता है कि नहीं, तरीका है ताकि वेरिएंस निकलेगा, उसके लिए x² निकालना जरूरी है, बात खत्म। तो ये मत समझना कि भैया ये x-5 क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये दिस इज जस्ट आर्बिट्री कैलकुलेशन विच इज डन टू कैलकुलेट समथिंग एल्स। दिस थिंग हैज नो रेलिवेंस। बट मैं इधर ये क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये करने से क्या प्रोबेबिलिटी चेंज होगा? नहीं। तो मेरे को बताओ यहां क्या होगा? भैया x चेंज हो जाएगा, x-5 हो जाएगा, बट p तो वही रहेगा। अगर ये बात आपको समझ में आया, 5 वाली बात, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू से ये जो चीज किया, ये मैं जानबूझ के पहले 5 लिया ताकि मैं ये पूछना चाहता हूं e ऑफ x माइनस म्यू का क्या फॉर्मूला होगा, बताइए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बताइए, सोच के बताइए। जानबूझ के मैंने 5 लिया। और क्या ex ही म्यू है? यही तो, म्यू की तो यही होता है, ठीक है। तो म्यू की जगह भी ex लिख सकते हैं। यानी इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या ex माइनस ब्रैकेट के अंदर ex, ये भी तो चल रहा है, देखो तो, म्यू की जगह ex। प्लीज 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 एक एक बात समझेंगे मैं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, समेशन x माइनस म्यू इंटू, या p इंटू एक्स माइनस म्यू, p आगे भी तो आ ही सकता है। देखो क्या सबको मेरी बातें क्लियर हुई, यानी ये लाइन क्लियर हुआ क्या? प्लीज 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 एकदम आराम से, हड़बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं। यहाँ यही कॉकरोच वहां लिखा हुआ है, और ये कॉकरोच कुछ नहीं है, आपको समझना है नोटेशंस है, और एग्जाम में सिर्फ नोटेशंस आएंगे, कैलकुलेशंस नहीं आएंगे। म्यू की जगह मैं ex भी लिख सकता हूं, तो ये देखो ये वाला फॉर्मूला भी दिखा होगा, ये भी समझ में आया होगा। ऋतिक भगत, मैं बार बार बोल रहा हूं, भक्त जो भी नाम है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख नहीं रहे हो, सिर्फ हवा में सोच रहे हो। पहले पेन डाउन करो, एक एक बात को पेन डाउन करो, मैं टाइम दे रहा हूं। पेन डाउन दिस थिंग्स, अदरवाइज इट विल नॉट गेट क्लियर्ड। ऐसा थोड़ी है आपको एक बार में सब चीज समझ में आ जाएगा, बहुत टेक्निकल है, और लोग इसको पढ़ाते ही नहीं है, रटवाते हैं कि ये होता है याद कर लो। क्यों होता है कोई बताते ही नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में तो यही प्रॉब्लम है। द क्वेश्चन इज नेवर हाउ, द क्वेश्चन इज व्हाट। और ना आपके तरफ से कभी क्वेश्चन आता है व्हाई, आपके समय से भी हमेशा क्वेश्चन आता है व्हाट। आप भी यही मांगते थे आज तक, भैया बस बता दीजिए होता क्या है, क्यों होता है आप पूछते ही नहीं है, तो सामने वाला बताता भी नहीं। मैं एक और बार पोलिंग कर रहा हूं, क्या सबने लिखा और इस चीज को हजम हुआ? मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तो म्यू की जगह ex लिखा, वो तो ठीक है, ये दोनों बात तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैंने क्या बोला, x की जगह
यहाँ क्या आ रहा है बीच में, x माइनस म्यू, तो वो लिख दिया, p तो एज इट इज रह गया। और ये अपने अभी ऊपर देखे थे, ये अभी अपने ऊपर देखे थे, जो कि क्या है, जो कि क्या था, वेरिएंस। यानी वेरिएंस को लिखने का तरीका क्या हो गया, ई एक्स माइनस म्यू, क्या बोल लीजिए भैया, ई एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस ई एक्स। देखिए देखिए देखिए, क्या अब जाके समझ में आ रहा है? ऋतिक वापस से बताएंगे आप, ऋतिक वापस से बताएंगे आप, कौन सा वाला साक्षी, मैं फर्स्ट वाला कौन सा बोल रहा हूं, क्या फर्स्ट वाला, मैं तो समझा ही नहीं। ये वाला, अरे बाबू ये तो मैंने म्यू की जगह ई एक्स लिखा, क्योंकि म्यू का दूसरा नाम ई एक्स है। अगर समझ आ गया तो देखो देखो देखो, ओके 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 भैया, डन, हाँ चलो ओके। अब मैं एक और चीज पूछ रहा हूं, फटाफट ये बताएंगे सब। अगर ऐसा है तो ई एक्स स्क्वायर, अलग बात है, मैंने ई एक्स का होल स्क्वायर नहीं बोला, मैंने बोला ई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, विच इज नॉट दिस, ठीक है ना, दिस इज नॉट दिस। मैं पूछ रहा हूं ये क्या है, तब ये क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, सेम वे में फॉर्मूला क्या होगा भैया, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखना है भगवान, यानी ये, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि ई एक्स का होल स्क्वायर, ई अंदर में एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट होगा, और ई एक्स का होल स्क्वायर का तो मतलब क्या हो गया, मीन का स्क्वायर। ये दोनों बात डिफरेंट है, इसलिए मैंने लिखा दिस इज नॉट दिस, नॉट इक्वल्स टू लिखा है, नॉट इक्वल। लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये और ये तो सेम बात है ना, इसमें e के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ ई एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, दूसरे में बहुत, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये हो गया मीन का स्क्वायर, और ये हो गया आप वैल्यूज का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से इनटू करके समेशन निकाल रहे हैं, विच विल नॉट गिव सेम वैल्यू। डन है? क्या ये वाला बात भी क्लियर हुआ? 3 बुलेट करवाया मैंने, पहला बुलेट तो मैं बताया, 2 बुलेट मैं समझाया। अगर ये बात क्लियर है तो फटाक से बताइए और क्या क्या तरीका है वेरिएंस को लिखने का, यानी 4 तरीके हैं, देख रहे हो, 2 मैंने लिखवा दिया, क्या इस तरफ वाले 2 तरीके आप लिख पा रहे हो? जैसे ही लिख दो बस बताना लिख दिए सर, अब आप लिखिए, हम चेक कर लेंगे, मेरे को चैट बॉक्स में पूरा लिख के मत दिखाओ, बस इतना बता दो लिख लिए कि नहीं, ताकि मैं लिखूं तो आप टैली कर लो। इस फॉर्मूला को भी लिखने का तरीका तब क्या हो जाएगा, आप सोचो। सच बता रहा हूं, मैं चाहता तो ये रटवा देता कि याद कर लो, ऐसा होता है, बट मैं इतना क्यों बोल रहा हूं मेरे को भी नहीं पता। अल्टीमेटली अगर आपको ये टफ लगे तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछता है कि नोटेशन बताओ, प्रूफ या आपको सम सॉल्विंग नहीं आता, जैसे ही हो बताना।
बोल रही है इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है स्कैनर में। सपना मैं आपको बताऊं, आप जो ये बहुत बोलते हैं पहले इसका डेफिनेशन दीजिए। दूसरा, अगर एक से ज्यादा भी हुआ ना, वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन, पर्टिकुलरली वेरिएंस निकालना इस पूरे फॉर्मूला को यूज करके, मैं कल से पढ़ाना छोड़ दूंगा। अरे आ ही नहीं सकता इतना बड़ा, आपको सब वैल्यूज दे देगा, बस पुट करके निकालना होगा हाईएस्ट। सॉल्व करने वाला बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे बाप, और अगर आ गया ना तो आप कर भी नहीं पाएंगे। आपका इतना हिम्मत नहीं है एक नंबर के लिए इसमें बैठना, क्योंकि नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं। और अभी तो डिस्क्रीट का किए, आपको मालूम है कंटिन्यूअस में क्या होगा। सपना पहले नॉर्मल तो कर लो, ख्वाब बाद में देखेंगे। भैया हमसे नॉर्मल नहीं होता, आप सपना का बात कर रहे हैं, मतलब ख्वाब का। डन। काफी बच्चे बोल रहे हैं भैया लिख लिए, बताइए आप नोटेशन। देखो मैं लिख रहा हूं दोनों टाइप के नोटेशन, कुछ नोटेशन लिख रहा हूं। क्या यही लिखा है आपने भी? चारों बात सेम ही है, नोटेशन है, बस तरीके हैं लिखने के। अब आपको याद करना है, याद कीजिए। और मेरे ख्याल से मैं आपकी जगह होता तो जिंदगी में ये चार चीज याद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को और भी चीज याद रखनी है। मैं तो कर ही नहीं, मैं तो सच में कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर मेरे को आप बोले ना इसको याद कर लो। मैं तो एज अ स्टूडेंट क्या, एज अ पर्सन क्या, मेरे में तो इतना बुद्धि नहीं हो सकता, आप में हो। बट ये आता है, तो अगर ये आता है तो आपको इसका लॉजिक पकड़ना होगा। एक अगर आ भी जाए तो लॉजिक पकड़ना होगा। बहुत कम चांस है आने का, बट आता भी है तो लॉजिक पकड़ना होगा। क्या सब कर लिए नोटेशंस? सबका राइट हुआ क्या बताएंगे? किनका किनका राइट, किनका किनका रॉन्ग, सच बताएंगे। मैं ये नहीं बोलता बाहर जब पढ़ते हैं उनको ये वीडियो दिखाना, पूछना उन लोग ये जानते हैं कि नहीं। पता अगर आप ये उनको दिखाएंगे ना या बताएंगे ना, वो आपको ही गाली देंगे, भक ये सब थोड़ी है सिलेबस में, तुम कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा है, छोड़ दे। जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, समझ में अब आ गया क्या? बहुत डिफरेंस है उन सब चीज में। तो राइट अप्स क्लियर है क्या? सोच रहे हो मेरे को रैंडम वेरिएबल पढ़ाने में 1.5 घंटा लग रहा है? दैट्स इट, यही बहुत है। यहां होता है डिस्क्रीट वेरिएबल का, बात खत्म। अब मेरे को 3 मिनट लगेगा कंटिन्यूअस बताने में, क्योंकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का सेम है, सब चीज फॉर्मूला सब सेम है, बस हल्का फुल्का चेंज हुआ है। तो नोटेशन क्या भैया, मैं बता रहा हूं। पहले 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, 1.5 घंटा हो गया, पहले हजम करो इतना बात भी एक बार। बहुत हैवी नॉलेज था भैया, एक बार प्रोसेस करने दीजिए, दिमाग को रिफ्रेश बटन दबाना पड़ता है ना कंप्यूटर में, रिस्टार्ट करने दीजिए हमारा कंप्यूटर, रिफ्रेश करने दीजिए, ठीक है? कर लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। अरे वो एक का दुक्का होगा सपना, मैं क्या बोल रहा हूं, होगा, पुराने सालों में आया होगा। और उस पुराने सालों में 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं था, उन समय बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे, रिटन एग्जाम होता था। बट एग्जाम में स्कैनर करते वक्त क्या होता है, वो लोग तो 2008, 7, 6, 10, 11 में जो भी एग्जाम हुआ है उसके भी क्वेश्चंस दे देते हैं ना, वो 3-4 नंबर के थे।
बट आपको दे दिया कि वो आए हुए, नंबर तो नहीं पता है ना 1 मार्क का, जब ब्रैकेट में लिखा है 1, अरे वो तो अब आदत हो गया 1 का आने का, इसीलिए कई चीजें आउट ऑफ सिलेबस थी। जैसे अभी आप इक्वेशंस में देखेंगे तो आपको पास्ट ईयर पेपर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे, अब सिलेबस में ही नहीं है, तो आपको उससे क्यों टेंशन लेना कि भैया हम जब इक्वेशंस का स्कैनर कर रहे थे, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस था, स्ट्रेट लाइन बनाने का क्वेश्चंस था, तो अब आया नहीं सकते, सिलेबस में नहीं है, उस समय होगा। अब सिंस पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का, सिलेबस कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो नहीं देगा, बस चाप मत लो, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं, चाप मत लो। पहले अपना टारगेट देखो कि भाई वो एक टॉपिक के चक्कर में, आपको मालूम है उसमें तो पुराने टर्म का अगर क्वेश्चन किया है साक्षी आपने, पता नहीं आपने ये चैप्टर भी करके कर लिया तो बढ़िया, μ3 भी पूछा है, μ4 भी पूछा है, आपको मालूम है सब होता भी क्या है, या पढ़ाई नहीं है कहां से मालूम होगा, अरे बाबू इसको मेरे को पढ़ाना है, अगर पढ़े ना तो उसके लिए पहले आपके लिए 50 क्लास लेना होगा इस टॉपिक के लिए। μ3 का मतलब होता है स्क्यूनेस, जो मेजर करता है कि कोई भी शेप जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप होता है कैसा भी हो, वो कितना चौड़ा है, कितना स्क्यूड है, किस तरफ है, मतलब सॉरी चौड़ा नहीं, किस तरफ टेंड है, बीचों बीच है, इस तरफ है, इस तरफ है, उसका शेप कैसा है वो मेजर करता है स्क्यूनेस। और इसको क्या बुलाते हैं मालूम, कर्टोसिस, Q4 को बुलाते हैं कर्टोसिस, जो क्या मेजर करता है भैया कि वो जो शेप भी है ना वो कितना बड़ा है या कितना नाटा है, कितना फैला हुआ है या कितना पतला है, यानी वो पिकनेस और जमीन वाला चीज मेजर करता है, कर्टोसिस बोलते हैं। सर गाली नहीं है, तो ये सब गाली नहीं है, ये सब टॉपिक्स हैं, ऐसा बात नहीं है, नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशंस में ये सब निकाला जाता है, हमारे एक्चुअलीज में इससे ऊपर था, कर्टोसिस के भी ऊपर चीजें निकालनी पड़ती थी, स्क्यूनेस, और आपने जो निकाला उसको वेरिएंस बोलते हैं, अभी तक आपके में वेरिएंस और मीन है, मीन से एक लेवल ऊपर वेरिएंस, वेरिएंस से एक लेवल ऊपर स्क्यूनेस, स्क्यूनेस से एक लेवल ऊपर कर्टोसिस। इक्का दुक्का टर्म में मैंने देखा है ये पूछ लिया बताओ इसका स्क्यूनेस क्या है, और वो लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया जो आपके बुक में भी नहीं है, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हुआ, एग्जैक्टली आ गया, तो अपने क्या करें, अपने वो आउट ऑफ सिलेबस चीज भी पढ़ के जाए तो उसके लिए तो महासागर है। हमारे एक्चुअलीज में ये रहता था, और आपको मालूम है आप लोग अभी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको बताता हूं 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, 3 या क्या 3 ही डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 100 नंबर का पेपर है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल, एक्चुअली में जिसमें टोटल 16 डिस्ट्रीब्यूशन, और उन 16 का 16 डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ, म्यू, वेरिएंस, म्यू क्यूब, म्यू4 निकालना पड़ता है। और पता है बुक अलाउड है एग्जाम में ले जाना जहां फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं तो आपको बोल रहा हूं ये सब टॉपिक्स के लिए आपको हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस, टाइम रिक्वायर्ड है, तो वो नहीं है, और ना आप में उतना मार्क्स का है ये, तो आप इतना क्यों करेंगे। अब तनिष्क एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर आपने जो ये सब करवाया, मान लिया हमारे मैथ्स में मार्क्स है, क्या ये आगे कुछ काम का है। तनिष्क मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बस एक बात बोलूंगा आपको, ये पूरा आपका फाइनल में एज वेल एज इंटर में ये ओनली 8 नंबर का है, और फाइनल में ये ओनली 40 मार्क्स का है, ओनली सिर्फ ये टॉपिक रैंडम वेरिएबल से म्यू निकालना। आप विश्वास ना करो तो मैं आपको क्या दिखाऊं, मैं आपको आज ही सुबह मैंने फाइनल स्टूडेंट्स का क्लास, हमने सीए में फाइनल स्टार्ट किया है इस वेरी बैच में, और मैं आप एसएफएम पढ़ाना स्टार्ट किया हूं, अविनाश सर वही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और आपको लग रहा होगा कि ये आदमी ऐसे ही बादू बात कर रहा है, ये सब थोड़ी वापस आएगा।
ये देखिए, ये देखिए क्या सब लिखा हुआ है, पढ़ते रहिएगा हाँ ध्यान से। ये देखिए ये क्या है, ये आप किए हैं क्या, ये सब आप किए हैं क्या, ये किसका है, क्या हेडिंग था देखेंगे, पास्ट डेटा, मीन निकालना पास्ट डेटा से, ये आप देखेंगे मीन निकालना फ्यूचर डेटा से जिसको म्यू बोलते हैं। देखिए px निकाले क्या अभी आप, समेशन px निकाले थे क्या अभी आप, ये देखिए म्यू यहां लिखा हुआ है क्या, ये देखिए रिस्क एसडी निकालना जिसको पास्ट डेटा के लिए एस, फ्यूचर डेटा के लिए सिग्मा बुलाते हैं। क्या ये फॉर्मूला आपने पास्ट डेटा के लिए देखा था, ये पास्ट डेटा का सम्स ऐसे बनता है, पूरा डेटा आता है, कोवेरिएंस जो अभी आप निकालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एच डी बाई मीन इंटू 100 किया था। ये देखिए ये आज आपने अभी देखा, क्या आपने अभी देखा फ्यूचर डेटा का, ये देखिए टेबल ऐसे बन के निकलेगा, एच डी वेरिएंस, कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल जो आप अगला चैप्टर सीखेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जहां आप कोवेरिएंस निकालना सीखोगे, कोरिलेशन सीखोगे, उसका फॉर्मूला सीखोगे, फिर आप ये देखो टेबल बनता है ऐसे, इतना मेहनत देख रहे हो, कितना चीज निकालना पड़ता है। उसके बाद आपने ये पढ़ा है या पढ़ोगे आने वाला चैप्टर में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर कार्ल पियर्सन जी द्वारा डिराइव। ये देखिए पूरा बात फॉर्मूला कोवेरिएंस बाय एचडी, यहां प्रूफ करता हूं मैं ये कैसे आता है, आर लाइज बिटवीन -1 and 1, क्या होता है अगर इतना हो तो, एक एक बात का इंटरप्रिटेशन, कंबाइंड एचडी याद है जो अपने किए हैं, बोलती बंद नहीं, बोलती ना खत्म करवा दूंगा, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, और दिखाऊं क्या, और दिखाऊं क्या, नहीं नहीं भैया नहीं नहीं नहीं, अब रुको, अब तुम लोग बहुत ज्यादा आज ना, ऐसा कुछ काम कोरिलेशन रिग्रेशन यहाँ कितने बच्चे कर लिए हैं मैं पूछना चाहता हूँ बाई चांस, देखो रिग्रेशन लाइन, बेस्ट फिट लाइन, एरर्स मिनिमाइज, बी का फॉर्मूला, अल्फा ए का फॉर्मूला, तो आप भैया कहना क्या चाहते हो, ये सब कहाँ काम आता है बाबू, यही जिंदगी है, ये कहाँ काम आता है आपको मालूम, ये काम आता है पैसे कमाने के, पैसे कमाने, शेयर मार्केट, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स सोचने के लिए कि कहां पैसा लगाए, ये तो आपका एक एक्सपेक्टेशन ही है ना कि अगले साल आप कमाओगे, कौन से कंपनी में जॉब करे, कौन सा बिजनेस करना सही है, कौन से जगह पैसा लगाना सही है, कौन से शेयर में पैसा लगाना सही है, और उन सब चीज के लिए ये लगाना पड़ता है। रियल लाइफ इज ऑल अबाउट दिस। सीए फाइनल का एसएफएम, सीए इंटर का एफएम, पूरा यही है। और लोग आज सोचते हैं भैया मैथ्स आगे कहां है सिलेबस में, मत मानो, मुझे क्या है, जब आओगे तब पता चलेगा। और मैं तो आज बता ही रहा हूं इनका रिलेशन क्या है, कोरिलेशन रिलेशन जब पढ़ेंगे मैं एक एक दो दो शेयर्स का आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। पैसा कमाने के लिए तो ये सब करना ही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लो। अब आपके ऊपर है, आप इन चीज को रटते हो कि समझते हो, भैया ये तो रिटेन थोड़ी रहेगा एग्जैक्टली, फाइनल तक आते आते सब भूल जाते हैं, तो ब्रशअप का दरकार पड़ता है, और वो मैं करवाता हूं बेसिक्स क्लासेस में, इंटर में भी और फाइनल में। पूरा मैथ्स वापस से है इंटर में, पूरा मैथ्स वापस से है फाइनल में। ये तो एक टॉपिक का मैं बोला 8 नंबर का आएगा दोबारा, वैसे इक्वेशंस भी आते हैं कॉस्ट और एफएम दोनों में, परम्यूटेशन है आपका इंटर में, प्रोबेबिलिटी आपके इंटर में, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग बोल के चैप्टर है, पूरा उसी पे भेज दे। क्या बताऊं और आपको, बताओ। बिल्कुल पूजा, गुड न्यूज अगेन, मैं पूरा स्टैट्स लाइव लेने का सोच रहा हूं।
इस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के बाद मैं सोच रहा हूं मैं अक्टूबर में कोरिलेशन रिग्रेशन भी करा दूं, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मेरा सिर्फ एक चैप्टर बचेगा और वो है इंडेक्स नंबर, विच इज इजी, जो दैट कैन बी डन इन वीडियो ऑल्सो। और जबकि मैंने उसका 2 लाइव क्लास लिया भी था, बट सेकेंड क्लास में क्या हुआ, उसका साउंड मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो दिक्कत हो गया था, तो मैंने सोचा था मैं बाद में कराऊंगा इंडेक्स नंबर, विच इज इजी चैप्टर, दैट कैन बी डन इन वीडियो, बट कोरिलेशन रिग्रेशन में दोबारा से कराऊंगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ठीक बाद। तो इस तरीके से मैं स्टैटिस्टिक्स का सारे क्लासेस दोबारा ले रहा हूं आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर समझने के लिए बस मैथ्स चाहिए, बस मैथ्स नहीं बोला, आपका दिमाग होना चाहिए, अगर वो है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो भाई मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, और ये फरमाया जाएगा आप कितना मेरे साथ है। और अपने को अभी जर्नी बहुत लंबी है भाई, सीए बनाना है, सीएमए बनाना है, तभी छोड़ेंगे आपको, बना के रहेंगे। ओके सर, चलिए वापस कंटिन्यू करते हैं। जो ब्रेक का रिक्वायर्ड था, मेरे ख्याल से ब्रेक नहीं, आई ओपनिंग ब्रेक था आपके लिए। स्टार्ट करें। ये चमत्कार हो गया आप लोग के साथ। चलो आज का लास्ट हेडिंग लिखो, डिस्क्रीट वेरिएबल के बाद कंटिन्यूअस वेरिएबल। लगता तो पहले यही था सबको कि मैथ्स छोड़ के स्टैट्स में स्कोर कर लेंगे, अब लग रहा है वापस से स्टैट्स रहने देते हैं, मैथ्स ही बचा लेते हैं। सच बताओ, आओ कंटिन्यूअस वेरिएबल ध्यान से सुनना। बस यहां मैंने क्या बोला, कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे ये समेशन बदल जाएगा एक और साइन में जिसका नाम है ये भगवान। समेशन मतलब एडिशन, ऐड करना, चीजों को जोड़ना, इकट्ठा करना। पता है इस साइन का नाम है इंटीग्रेशन, जो कि अगेन चीजों को ऐड करते हैं, जो कि चीजों को अगेन ऐड करते हैं। सिंस कंटिन्यूअस चीजें हैं, मतलब चीजें कुछ भी हो सकती हैं, कंटिन्यूअस है वेरिएबल, उसके बीच में कोई भी चीज लाई कर सकता है, तो उसको ऐड की जगह इंटीग्रेट किया गया, क्योंकि उसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। और इंटीग्रेशन पढ़ाते वक्त मैंने ये लॉजिक दिया था कि इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, तो कंटिन्यूअस के केसेस में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो भैया कंटिन्यूअस वेरिएबल तो हम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन छोड़ दिया। मैंने अभी भी बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, रिपीट मोड में बोल रहा हूं, कभी आज तक सम्स नहीं आया है ना आएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल का, ये निकालो वो निकालो, बस नोटेशन जान लो मेरे माई बाप। सिर्फ आज का क्लास का 3 मिनट और सुन लो, खत्म काम। नोटेशन जान लो कि ऐसे लिखते हैं, अच्छा ठीक है, बस लिखते हैं, साइन है। ओके, तो समेशन साइन बदल जाएगा इंटीग्रेशन साइन में। और अब पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, जो मैं आपको बोलता था ना, वो जनरली बदल जाएगा एफ एक्स। मतलब ये जनरली, अगेन जरूरी नहीं है कि ये यूज हो रहा है मतलब डिस्क्रीट ही है, ये जनरली यूज्ड होता है, जनरली यूज्ड फॉर डिस्क्रीट केस, एंड दिस साइन इज जनरली यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस, बस जनरली। बट अगर कभी एग्जाम हॉल में आपको डिस्क्रीट केस दिखे और ये यूज कर ले, तो घबराना मत मेरे भाई बाप, हो ही सकता, जनरली यूज्ड। ठीक है, आओ लिखना इस बात को। अगेन कंटिन्यूअस के अंदर लिखना स्टार्ट करो। अब पहला बात, नंबर 1 लिखो, एफ एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो वहां पी एक्स था वही मैं लिख रहा हूं। अगला, समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1। जैसे जैसे देखो ऊपर, एकदम नोटिस करते रहना, ऊपर जहां जहां समेशन था मैं वहां वहां इंटीग्रेशन बैठाऊंगा, जहां जहां पी एक्स था वहां वहां मैं एफ एक्स बैठा दूंगा। और यहां मैं एक और बात लिखूंगा, कंटिन्यूअस या प्रोबेबिलिटी
ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज कॉल्ड वहां क्या बुलाते थे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहां क्या बुलाते हैं भैया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी भी एक तरीके का वेट ही होता है, नामकरण है। ओके सर, ये दोनों पॉइंट क्या क्लियर है सबको? पहले बताइए। एक बार ऊपर से टैली करेंगे। भैया आपने कुछ नहीं किया, आपने जहां पी आया वहां एफ लिख दिया, जहां समेशन था वहां इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, ठीक है। तीसरा बात वहां क्या किया था मैंने? वहां तीसरा बात मैंने म्यू निकाला था। यहाँ पे भी म्यू ही टर्म है, यहाँ पे भी उसको EX ही बोलते हैं। बस फॉर्मूला में समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा और एक्स एफ एक्स हो जाएगा। एंड यू नो जहां इंटीग्रेशन आता है वहां साथ में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है, तो इसीलिए dx लिखते हैं। नोटेशन है बस, dx लिखते हैं साथ विथ रिस्पेक्ट, मतलब इंटीग्रेट किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डन डन। यही तो साइन था उधर भी, देख लो उधर x p समेशन, समेशन की जगह इंटीग्रेशन, p की जगह एफ एक्स। वेरी इजी भैया। लास्ट अगर मैं बोलूं वेरिएंस विच इज सिग्मा स्क्वायर, तो आपको ये कुछ याद नहीं करना है, यानी इसको सॉल्व ही नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसका नाम क्या था, जी, बस यही तो था। और इसके 4 नाम थे, और भी नाम थे, वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो आपके पास ऊपर है। और अगर मैं SD का बात करूं तो इट वाज सिग्मा विच इज रूट ऑफ वेरिएंस, यानी ये 4 नाम के रूट लगाना। अब इसका वैल्यू कैसे निकलता है? वो इंटीग्रेशन से निकलता है, जो माई बाप आपको याद रखने का दरकार। दैट्स इट, जो मैंने बोला 3 मिनट लूंगा और ये बात करवा दूंगा। क्या सबको क्लियर है? बोलिए। ये इतना सा जो मैंने बोला ना अभी तक, वो यही पैराग्राफ था पूरा, ये पूरा पन्ना मैंने बता दिया। और ये जो कुछ ऑब्जर्वेशंस है, इसमें कुछ लॉलीपॉप लॉलीपॉप बात है जो मैं आपको बोलूंगा, अभी फटाफट सुनेंगे। सम ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, फटाफट सुनेंगे, एकदम लॉलीपॉप बात है, ध्यान से सुनो। अगर सारा वेरिएबल सेम होता है, कांस्टेंट होता है, बताओ तो उसका मीन क्या होता है? इफ ऑल वेरिएबल्स आर सेम, 20 20 20 20 20 कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका एवरेज भी क्या आता था बताओ तो, उसका मीन भी क्या आता था? इसीलिए मैं टाइम दूंगा, आज यहीं छोड़ दूंगा, नेक्स्ट क्लास से टीडी चालू करूंगा। और एक्चुअली दिस इज द नीव ऑफ टीडी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का नीव रख दिया मैंने। बिना ये क्लास किए टीडी नहीं कर पाएंगे आप। सेम रहता है, वेरी गुड। तो मैं वही बोल रहा हूं, नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू k, इज इक्वल्स टू k, ये लिख लो। नंबर 2, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अभी तुमको बोला x का अगर मैं निकालता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि एक वेरिएबल है, मीन है, उसका अगर मेरे को मीन निकालना हो तो ठीक, बट अगर मेरे को e ऑफ सपोज kx निकालना है, इनटू किया मैंने, कोई कांस्टेंट के साथ इनटू किया है, तो अगेन कांस्टेंट वैल्यू तो सेम ही रहेगा हर केस में, तो उसको कॉमन ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या कर रहे हैं? ऐड ही तो कर रहे हैं, समेशन ही तो कर रहे हैं, तो दैट कैन बी टेकन आउटसाइड, तो दैट इज कि आप इसका k का बाहर लेके ex से इनटू कर, ठीक है। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अगर मैं इसको समझाना चाहूं, देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x इज इक्वल्स टू, बताओ क्या, 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। डन। तो अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता है। डन। नंबर 3 बात लिखेंगे, वैसे ही एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर कोई 2 का ऐड या कोई 2 का माइनस का आपको करना हो, तो इट इज वेरी सिंपल, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कर लो, और वैसे ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x
माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई कर लो, यानी अगर ये दोनों ही वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल वैल्यू है, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 5, अगर दो वैल्यू इनटू में है या डिवाइड में है, इनटू में है या डिवाइड में है या डिवाइड में है, तो क्या भैया हम भी उसका बात ex इंटू ई वाई और ex बाई ई वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हो, बट ये दोनों 5 और 6 तभी पॉसिबल है जब x एंड y दोनों वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट होंगे तो ये नहीं होगा। इसका लॉजिक आपको जानने का दरकार नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कोरिलेशन रिग्रेशन में समझ में आएगा, अभी आपको नहीं आएगा। अभी आपको ये याद रखना है, इफ दे आर इंडिपेंडेंट तो दोनों को इनटू कर दो, बात एक ही है। वैसे आपको अगर लॉजिक अगर इतना याद आ रहा होगा तो दोनों हो इनटू मतलब क्या हो रहा है, एंड का प्रोबेबिलिटी याद आ रहा है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है, एक उस सेंस में सोचो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। दैट्स इट, दिस वेयर द सर्टेन थिंग्स। अब आप एक काम करना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के जो पीछे वाले क्वेश्चंस जो स्किप कर दिए थे मैंने रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड, वो सब आप ट्राई करोगे घर पे। डन? क्या आज के लिए इतना ही रखे? हाउ वाज द क्लास बताएंगे? मजा आया? फेल्ट गुड? नॉलेजेबल क्लास? इंटरेस्टिंग? कड़क? भैया आप चाय पीना होगा, बिल्कुल, मुझे भी खाना खाना होगा। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।